नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लोक प्रशासन वाली यूनिट के आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिरी पड़ाव का मतलब हम लोगों ने अभी तक इस लोक प्रशासन वाली यूनिट के 17 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आज इस यूनिट का 18वां लेक्चर है। 2 लेक्चर और हैं और उसके बाद आपकी ये यूनिट मुख्य परीक्षा के हिसाब से तैयार हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास प्रशासन। इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। 2020 में इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में विकास प्रशासन की भूमिका सबसे ज्यादा मानी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 2021 या 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए विकास प्रशासन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों का सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था लोक प्रशासन लोक प्रबंधन के नवीन आयाम। कल हमने ये वाला टॉपिक किया था न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। 2 टॉपिक बचे हैं, पहला है मैनेजमेंट ऑफ चेंज और दूसरा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हमने इन सभी बाकी टॉपिक को कवर कर लिया है। यानी आज का जो लेक्चर होगा वो विकास प्रशासन पर होगा, कल का जो लेक्चर होगा वो परिवर्तन का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ चेंज पर रहेगा और एक 20वां लेक्चर जो होगा वो अन्य टॉपिक पर होगा जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। तो ये है नवलोक प्रबंधन, हमने लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था। आज हम लोग करने वाले हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए बात करते हैं कि इस टॉपिक से हमें कौन कौन से सवालों को परीक्षा के लिए तैयार रखना चाहिए। सबसे पहला सवाल, विकास प्रशासन का अर्थ क्या है। विकास प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं या फिर विकास प्रशासन की आवश्यकता क्या है। तीसरा, विकास प्रशासन की अवधारणा पर प्रकाश डालें। 5 मार्कर। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो भी सवाल रेड कलर में मेंशन किया जाता है वो बाकी सवालों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। चौथा सवाल, विकास प्रशासन की विशेषताएं बताएं। 5वां सवाल, विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन के मध्य अंतर बताएं। छठा सवाल, भारत के संदर्भ में विकास प्रशासन पर एक लेख लिखिए या विकास प्रशासन की भूमिका बताएं भारत के संदर्भ में। अगला, भारत जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में विकास प्रशासन की उपयोगिता अथवा महत्व बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेड रिक्स एक विद्वान थे जिन्हें रिक्स के नाम से जाना जाता है, फ्रेड रिक्स। इनका विकास प्रशासन में क्या योगदान रहा। अगला सवाल, प्रशासनिक विकास एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का अर्थ और उसका महत्व बताएं। अगला सवाल, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर बताएं। डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। और एक आखिरी सवाल, विकास प्रशासन के मार्ग में नौकरशाही एक बाधा है, समझाइए और इसे दूर करने के सुझाव बताएं। यानी विकास प्रशासन की अवधारणा को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, उसके क्या सुझाव है। तो बड़ा टॉपिक है, थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन इतने सवाल आपको विकास प्रशासन के टॉपिक में तैयार रखने हैं। शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि विकास प्रशासन। देखिए, दो शब्द हैं, एक है विकास और एक है प्रशासन। शुरुआती दौर में आपने इस बात को समझा था कि प्रशासन का क्या अर्थ है, और क्या पढ़ा था कि प्रशासन का मतलब है कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों की व्यवस्था करना। अब यहां पर लगा है विकास प्रशासन, इसका मतलब जो विकासात्मक कार्य हैं, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, प्रशासनिक विकास, इन सभी विकासात्मक कार्यों को प्रबंधित करना विकास प्रशासन है। लेकिन जो विकास की अवधारणा है वो अलग अलग होती है। सामान्यतः आर्थिक विकास को ही विकास के केंद्र में रखा जाता है, लेकिन केवल आर्थिक विकास से किसी भी देश का विकास नहीं होता। सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, प्रशासनिक विकास, ये भी उतना ही आवश्यक होता है। और दूसरी बात, अगर हम व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो विकास की अवधारणा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए विकास का मतलब एमपीपीएससी के एग्जाम में सिलेक्शन होना हो सकता है, या एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। मेरे लिए विकास का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे लेक्चर को प्रेफर करें, मेरे लिए विकास वो है। तो व्यक्तिगत तौर पर विकास की अवधारणा भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन ये जो विकास प्रशासन शब्द है, ये जो वर्ड है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पहली बार उपयोग एक भारतीय विद्वान यूएल गोस्वामी ने किया। यानी ये भारत के लिए एक सौभाग्य की बात है कि विकास प्रशासन नामक शब्द का उपयोग एक भारतीय विद्वान यूएल गोस्वामी ने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल में किया। आर्टिकल का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। दिल्ली में एक संस्थान है, उस संस्थान का नाम है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस संस्थान के द्वारा हर 3 महीने में एक पत्रिका, एक जर्नल संपादित किया जाता है। जर्नल के अंदर यूएल गोस्वामी ने एक आर्टिकल, एक लेख लिखा था जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इस आर्टिकल में यूएल गोस्वामी ने पहली बार विकास प्रशासन शब्द का उपयोग किया। आगे बढ़कर, लेकिन हम यूएल गोस्वामी को विकास प्रशासन का जनक नहीं मानते। अगर आपसे कहा जाए कि विकास प्रशासन का जनक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है जॉर्ज गांठ को। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, किताब का नाम था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड। अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति विकास प्रशासन। और इस किताब के माध्यम से विकास प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई, और यही कारण है कि जॉर्ज गांठ को फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। और एक तीसरा नाम है एडवर्ड वीडनर। एडवर्ड वीडनर भी विकास प्रशासन के सबसे बड़े भाष्यकार रहे। इसका मतलब कि विकास प्रशासन पर जितना ज्यादा शोध कार्य एडवर्ड वीडनर ने किया, उतना ही शायद किसी और ने किया हो। सबसे ज्यादा किताबें, सबसे ज्यादा आर्टिकल, सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क का काम एडवर्ड वीडनर ने ही किया था। इसलिए विकास प्रशासन का सबसे बड़ा भाष्यकार
एडवर्ड वीडनर को माना जाता है और इन्होंने कहा कि विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन जो माध्यमों से ज्यादा लक्ष्यों पर ध्यान देता है। इसका मतलब मान लीजिए आप सभी एमपीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, यानी आपका टारगेट है कि आपको वो पद चाहिए। उस पद को पाने के लिए आप अलग अलग तरीके, अलग अलग माध्यमों को अपनाते हैं। कोई ऑनलाइन एजुकेशन लेता है, कोई ऑफलाइन लेता है, कोई दोनों लेता है, कोई किताबों को पढ़ना प्रेफर करता है, कोई वीडियो को सुनना प्रेफर करता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो विकास प्रशासन की अवधारणा कहती है कि सबसे मेन होता है हमारा लक्ष्य, माध्यम नहीं। आप सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, दिन में पढ़ें, रात को पढ़ें, इट डजंट मैटर। मैटर यह करता है कि आप पढ़ें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। परंपरागत प्रशासन माध्यमों पर ज्यादा बल देता था, तरीकों पर ज्यादा बल देता था, लेकिन विकास प्रशासन तरीकों पर नहीं, लक्ष्यों पर ज्यादा बल देता है। किताबें आवश्यक हैं, लेकिन किताबों को इकट्ठा करना ही अगर हमारा उद्देश्य बन जाए, नोट्स को इकट्ठा करना ही हमारा उद्देश्य बन जाए, तो फिर हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? जो नोट्स हैं, किताबें हैं, वीडियोस हैं, कोचिंग है, ये केवल आपका माध्यम है, एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। तो विकास प्रशासन की परिभाषा एडवर्ड वीडनर ने इस तरीके से दी। अब समझते हैं चौथी बात कि विकास प्रशासन का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? तो कहा जाता है कि विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह भाग है। देखिए, लोक प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है। अगर आप में से किसी बच्चे ने लोक प्रशासन में मास्टर की डिग्री की हो, एमए किया हो, वो इस बात को समझ पाएगा कि मास्टर में आपके 10 पेपर होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें एक पेपर का नाम होता है विकास प्रशासन, एक पेपर का नाम होता है वित्त प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एक का नाम होता है कार्मिक प्रशासन। तो विकास प्रशासन लोक प्रशासन की एक शाखा है, लोक प्रशासन का एक भाग है। तो विकास प्रशासन क्या है कि लोक प्रशासन का वह भाग है जो कि सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पर बल देता है, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। प्रशासन का मतलब कार्यों का प्रबंधन करना। किस प्रकार के कार्यों का प्रबंधन करना? विकासात्मक कार्यों का प्रबंधन करना। तो विकास प्रशासन लोक प्रशासन की एक शाखा है जिसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को प्राप्त करने का कार्य प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। विकास प्लस प्रशासन क्यों किया जाता है, यानी विकास प्रशासन की आवश्यकता क्यों है, या फिर आप कहें कि विकास प्रशासन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। तो 2 उद्देश्य हैं, पहला राष्ट्र निर्माण और दूसरा सामाजिक आर्थिक प्रगति। तो विकास प्रशासन की जो अवधारणा है यह 2 उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल देती है, नेशन बिल्डिंग और सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। रिमार्कर में सवाल आ सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि विकास प्रशासन का उद्भव कैसे हुआ। प्रत्येक अवधारणा जब हमारे सामने आती है तो एकदम नहीं आती, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक पृष्ठभूमि होती है। जैसे नवलोक प्रशासन की अवधारणा के पीछे एक पृष्ठभूमि रही, नवलोक प्रबंधन की अवधारणा के पीछे संगठन की अलग अलग विचारधाराएं जो आई, वैज्ञानिक प्रबंधन, शास्त्रीय विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा। यानी
जो भी कुछ घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उसी प्रकार से विकास प्रशासन की अवधारणा के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार रहे, उन पर बात होगी। पहला, परंपरागत प्रशासन में कमी, यानी जो पहले प्रशासन था, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कुछ कमी थी। क्या कमी थी? वो लक्ष्य पर कम ध्यान देता था, माध्यमों पर ज्यादा बल देता था। तो परंपरागत प्रशासन में जो कमियां थी, कमियों ने विकास प्रशासन की अवधारणा को जन्म दिया। दूसरा, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति। आप जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ। इस समय अन्य बहुत सारे देश, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश भी आजाद हुए, जो किसी ना किसी अन्य देश के उपनिवेश रहे, जिन्होंने एक लंबे समय तक शोषण को झेला। तब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति ने उन जो नए देश आजाद हो रहे थे, वहां पर विकासात्मक कार्यों पर बल देना शुरू किया। तो यह भी एक बड़ा कारण है कि जिसने विकास प्रशासन की अवधारणा को जन्म दिया। तीसरा, नव स्वाधीन विकासशील देशों का उदय। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। भारत में गरीबी, कुपोषण का बहुत शिकार थे। हालांकि भारत में आज भी गरीबी है, कुपोषण पाया जाता है, लेकिन आजादी के समय परिस्थितियां बहुत भयानक थी। ये जो नए देश आजाद हो रहे थे उस समय अविकसित थे, आज विकासशील देश बन गए हैं। तो विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अवधारणा विकासशील देशों के लिए ही है। विकसित देशों में क्या मतलब? एक विकासशील देश विकास करना चाहता है तो विकास प्रशासन की अवधारणा का संबंध विकासशील देशों से है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित विकास कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हो गई थी। उनके द्वारा भी इन नए स्वतंत्र देशों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम चलाए गए, जिन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा को मजबूती प्रदान की। नेक्स्ट, तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत, कंपैरेटिव स्टडी। ये बहुत आवश्यक होती है। आप भी जब इंदौर में आते हैं, किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेते हैं, या फिर जब आप कोई बाइक या गाड़ी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, तो आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कहां आपको कम पैसों में बेहतर वस्तु या सेवा मिल सके। तो उसी प्रकार विकास प्रशासन की अवधारणा के पीछे कंपैरेटिव स्टडी का योगदान रहा कि अमेरिका को विकसित देश कहा जाता है, भारत को विकासशील देश कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? कैसे भारत को विकसित देश बनाया जाए? तो कंपैरेटिव स्टडीज ने भी विकास प्रशासन की अवधारणा को जन्म देने का कार्य किया। और एक आखिरी बिंदु, पश्चिमी मॉडल की असफलता। पश्चिमी देशों में जिन तरीकों को अपनाया गया था, उन तरीकों को जब भारत में अपनाया गया, विकासशील देशों में अपनाया गया, तो वो वैसे परिणाम नहीं दे रहे थे जैसा कि पश्चिमी देशों में दे रहे थे। इसका मतलब कि पश्चिम में जो मॉडल या जो तरीके अपनाए जाते हैं वो विकासशील देशों के लिए सटीक नहीं बैठ रहे थे। फिर इन विकासशील देशों का विकास कैसे हो? तो विकास प्रशासन की अवधारणा ने जन्म लिया। सामान्यतः कोई भी तरीका, कोई भी तकनीक या मॉडल प्रत्येक देश के लिए एक जैसा परिणाम दे जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश लोगों से मिलकर बनता है। वहां का जो कल्चर है, वहां का जो बैकग्राउंड है, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसलिए पश्चिमी मॉडलों की असफलता ने भी भारत में विकास प्रशासन की अवधारणा को जन्म दिया। याद रखिएगा, अगर
एमपीपीएससी का कोई टॉपर है, अगर वो जो तरीके अपनाकर उसे सफलता प्राप्त की है, तो ये सामान्यतः जरूरी नहीं है कि वो तरीका, वो मेथड आपके लिए भी यूजफुल हो। आपका पढ़ने का तरीका, आपके सोचने की अप्रोच अलग हो सकती है। हाँ, वो बेनिफिट होगा आपके लिए, लेकिन वही तरीका सेम आपके लिए सेम रिजल्ट दे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सब कारण माने जाते हैं कि जिसने विकास प्रशासन की अवधारणा या उद्भव को जन्म दिया। अब बात करते हैं कि विकास प्रशासन के तत्व या उसकी विशेषताएं क्या है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो 3 मार्कर में आए, 5 मार्कर में आए या 11 मार्कर में आए। और ये जो 10 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यही परंपरागत और विकास प्रशासन में अंतर भी है। जैसे परिवर्तन उन्मुख, विकास प्रशासन परिवर्तन उन्मुख है। देश की, नागरिकों की परिस्थितियों, आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप अपने आप को बदलने पर बल देता है। लेकिन परंपरागत प्रशासन यथोस्थिति उन्मुख था, यानी परिवर्तन पसंद नहीं करता था। दूसरा, प्रतिबद्ध उन्मुख, विकास प्रशासन नागरिकों को जो सेवाएं दी जा रही हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, जिसके अंदर यह कहा जाता है कि यह सेवा आपको इतने दिनों में प्राप्त हो जाएगी। राइट टू सर्विस, इट इज द लीगल राइट, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया है, यानी मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता रखती है अपने नागरिकों के प्रति। और यह क्या है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता है। तीसरा, लक्ष्य उन्मुख है, गोल ओरिएंटेड है, कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, और ना केवल योजनाएं बनाई जाती हैं बल्कि उन योजनाओं को निश्चित समय अंतराल पर पूरा भी किया जाता है, यानी नियोजन उन्मुख भी है। अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना नहीं बनाई, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो विकास प्रशासन लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उसके बाद उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है, ताकि एक समय अंतराल पर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसे आज हमारी इस यूनिट का 18वां लेक्चर है और 2 लेक्चर और हैं, यानी 20 लेक्चर में हम लोगों ने अपनी इस 30 नंबर की यूनिट को कंप्लीट किया। तो ये क्या है? ये प्लानिंग थी। इस प्लानिंग के तहत इस यूनिट को कवर किया जाएगा। अगर आप इन 20 लेक्चर का टोटल समय काउंट करेंगे तो आपको 12-13 घंटे मिलेंगे। यानी अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो 12 से 15 घंटों में हम एक यूनिट को तैयार कर सकते हैं, एवरेज मानकर। तो ये क्या है? प्लानिंग है। अगली विशेषता है जनहित उन्मुख। विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे केंद्र में जनता के हितों को रखती है। विकास किसके लिए करना है? दूसरे देशों के लिए, या जिस देश का प्रशासन है उस देश की जनता के लिए। जनहित उन्मुख है। गुड गवर्नेंस की अवधारणा आना, स्मार्ट गवर्नेंस की अवधारणा आना, सुशासन की अवधारणा आना, आरटीआई आना, यह सब जनहितों को दर्शाता है। समन्वय उन्मुख है। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच में तालमेल बिठाता है। सरकार और जनता के बीच में तालमेल बिठाया जाता है। तो समन्वय उन्मुख है, क्योंकि बिना जनता की सहभागिता के आप कभी भी विकास नहीं कर सकते। नवाचार उन्मुख है। इनोवेशन, पढ़ने पढ़ाने के तरीके, वस्तु और सेवाओं को आवंटन करने के तरीके। पहले पीएससी का फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता था, आज ऑनलाइन भरा जाता है। पहले रिजल्ट अखबार में घर आता था, आज ऑनलाइन आ जाता है।
वर्तमान में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इनोवेशन किया जा रहा है, और विकास प्रशासन की अवधारणा इनोवेशन पर बल देती है, नागरिक केंद्रित है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है। इस पूरी विकास प्रशासन की अवधारणा के केंद्र में क्या है? नागरिक, क्योंकि यह अवधारणा नागरिकों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास पर बल देती है। अगली विशेषता है परिवेशीय उन्मुख। परिवेशीय उन्मुख का मतलब कि अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है। हमारे देश में आसपास क्या हो रहा है, दूसरे देशों में कौन से तरीकों को अपनाया जा रहा है, उसको देखा जाता है। यानी अपने अंदर ही झांकना ही विकास का सूत्र नहीं है। अगर मान लीजिए कि इंदौर स्वच्छता में पहले नंबर पर है, तो कोई दूसरे राज्य का या इसी राज्य का कोई जिला क्यों नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? जब आप कंपैरेटिव अप्रोच अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आसपास क्या हो रहा है, कौन से तरीकों को अपनाया जा रहा है, दुनिया में कोई देश विकसित क्यों हो रहा है, वहां की जीडीपी में क्यों ग्रोथ हो रही है। तो ये क्या परिवेशीय उन्मुख है, यानी अपने आसपास के परिवेश को ध्यान में रखकर विकास की बात करता है। और अगला प्रतिक्रियात्मक राज्य है, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब जनता की समस्याओं व आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। आप डेप्यूटी कलेक्टर हैं या डीएसपी हैं, आपके पास कोई नागरिक आया अपनी समस्या को लेकर, अगर आप उस समस्या पर तुरंत कार्यवाही करते हैं तो यह क्या है? प्रोएक्टिवनेस। और विकास प्रशासन की अवधारणा जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता, प्रोएक्टिवनेस पर बल देती है। और ये सारी विशेषताएं परंपरागत प्रशासन में नहीं थी। वो नियोजन उन्मुख नहीं था, वो लक्ष्य केंद्रित नहीं था। तो यही विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं, और यही विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में अंतर भी माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रेडरिक्स का विकास प्रशासन में क्या योगदान रहा? फ्रेडरिक्स तुलनात्मक अध्ययन के जनक माने जाते हैं। कंपैरेटिव स्टडी की शुरुआत करने में या कंपैरेटिव अप्रोच को अपनाने में रिक्स का सबसे बड़ा योगदान था। फ्रेडरिक्स कई बार भारत में आए। जयपुर विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में उन्होंने बहुत शोध कार्य किए। इनका जो योगदान है वो नाम जाता है विकास प्रशासन तथा बनाम प्रशासन का विकास। फ्रेडरिक्स का विकास प्रशासन में योगदान किस नाम से जाना जाता है? विकास प्रशासन बनाम प्रशासन का विकास। फ्रेडरिक्स ने कहा कि प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन का ही एक भाग है। विकास प्रशासन क्या है? विकासात्मक कार्यों का प्रबंध करना। और विकासात्मक कार्य, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और प्रशासनिक विकास भी। फ्रेडरिक्स ने कहा कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के बीच में मुर्गी और अंडे का संबंध है। यह विवाद का विषय रहता है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अगर पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई, या पहले मुर्गी आई फिर अंडा आया। तो फ्रेडरिक्स ने कहा कि विकास प्रशासन और प्रशासन का विकास एक दूसरे के या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन का मतलब कि प्रशासन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकासात्मक कार्यों को करना विकास प्रशासन है। तो प्रशासनिक विकास क्या है? प्रशासनिक विकास का मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका विकास करना। कैसे? योग्यता आधारित भर्ती हो, उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण मिले, पर्याप्त सुविधाएं मिले, यानी प्रशासनिक अधिकारियों का विकास करना प्रशासनिक विकास है। विकास प्रशासन कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी योग्य नहीं होगा, उसका सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तो विकास प्रशासन कैसे हो पाएगा? जनता का विकास कैसे हो पाएगा? और अगर जनता का विकास नहीं होगा
जनता को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो कैसे प्रशासन में आएंगे? तो विकास प्रशासन और प्रशासन का विकास मुर्गी और अंडे एक ही सिक्के के दो पहलुओं से जुड़ा है कि विकास प्रशासन से प्रशासन का विकास होता है और प्रशासनिक विकास से विकास प्रशासन होता है। अब प्रशासनिक विकास 3 मार्कर, राज्य के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, राज्य के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक व्यवस्था का विकास करना, इस हेतु समर्थ व दक्ष बनाने की विभिन्न गतिविधियों का प्रशासनिक विकास कहलाते हैं। आसान भाषा में कहें कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका विकास करना ताकि विकास प्रशासन हो सके। राज्य के विकास के लिए देश के विकास की जिम्मेदारी किस पर है? प्रशासन पर है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों का विकास नहीं होगा तो वो कैसे हो पाएगा? पब्लिक वेलफेयर कैसे हो पाएगा? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा? तो यही फ्रेडरिक्स का सबसे बड़ा योगदान था और यहीं से अंतर समझिएगा। विकास प्रशासन राज्य के विकास कार्यों की बात करता है जो कि प्रशासन के माध्यम से संपन्न होता है और प्रशासनिक विकास में प्रशासनिक अधिकारियों का विकास होता है। जनता का विकास का कार्य करना विकास प्रशासन का हिस्सा है और केवल प्रशासन का विकास करना प्रशासन को कार्यकुशल बनाना प्रशासनिक विकास का हिस्सा है। विकास प्रशासन बहुआयामी गतिविधि है क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सभी प्रकार का विकास आता है, जबकि प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन का एक हिस्सा है। तो प्रशासनिक विकास किसका हिस्सा है? विकास प्रशासन का। विकास प्रशासन किसका हिस्सा है? लोक प्रशासन का। तो बड़ी अवधारणा क्या है? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का एक भाग विकास प्रशासन और विकास प्रशासन का एक भाग प्रशासनिक विकास। और यही फ्रेडरिक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा। अब आते हैं सुझाव पर। कहा जाता है कि विकास प्रशासन में नौकरशाही एक बाधा है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये विकास होने नहीं देती। क्यों नहीं होने देती? बाधा है क्योंकि हमारे नौकरशाही के अवधारणा में कुछ संरचनात्मक और व्यवहारात्मक दोष है। अब उन दोषों को दूर करने के लिए क्या सुझाव है? सबसे पहले पद सोपान ढांचे को कम महत्व दिया जाए, उच्च अधीनस्थ संबंधों को कम महत्व दिया जाए। यहां पर यह नहीं है कि पद सोपान ढांचे को समाप्त कर दिया जाए, कम महत्व दिया जाए, विकास कार्यों पर ज्यादा बल हो, नीति व निर्णय निर्माण में कर्मचारियों की भी भागीदारी हो, भर्ती के लिए केवल योग्यता ही एकमात्र आधार होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं। उनके जो योग्यता आधारित भर्ती हुई उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण मिले, जनता के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन हो। हम सब जनता ही तो हैं। हम में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है तो हम प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद अगर हम अपने आप को उच्च समझने लग जाएं, इलीट क्लास, और जनता को कीड़े मकोड़े समझने लग जाएं, तो कैसे विकास हो पाएगा? ये तो हम वही, आज हमारा विकास हो गया, हम सिलेक्शन हो गया। और आजकल के दौर में तो विद्यार्थी सिलेक्शन होने के बाद अपने टीचर की भी कदर नहीं करते। और एक प्रशासनिक अधिकारी अगर जनता के प्रति उस प्रकार का व्यवहार रखे तो कैसे विकास प्रशासन हो पाएगा? कैसे जनता प्रशासन के साथ सहयोग करेगी? व्यवसायिक गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। व्यवसायिक गतिशीलता का मतलब कि प्रशासन भी एक व्यवसाय है, इसमें भी इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी पर बल दिया जाए। समय की मांग के अनुसार परिवर्तन होने चाहिए। जन सहभागिता एवं सहयोग। विकास प्रशासन की सफलता केवल प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर नहीं करती, यह जनता के सहयोग और सहभागिता पर निर्भर करती है। जैसे बच्चों का सिलेक्शन केवल टीचर पर निर्भर नहीं करता, विद्यार्थियों पर निर्भर भी नहीं करता, दोनों के सहयोग पर निर्भर करता है। और अगला, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाएगी तो वो केवल अपना और अपने परिवार का विकास करेगा। विकेंद्रीकृत किया जाए। और आखिरी, संचार का मुक्त प्रवाह हो। कम्युनिकेशन पूरी तरह से होना चाहिए। कुछ लोगों के बीच में बातचीत होगी तो कैसे विकास होगा? तो ये सब विकास प्रशासन की अवधारणा को मजबूत बनाने के सुझाव हैं। नौकरशाही की जो बाधा है उसे दूर करने के सुझाव है।
तो यहां पर आज हम लोगों ने अपना लास्ट सेकंड टॉपिक कवर किया। एक ही टॉपिक बचा है आपके सिलेबस का, परिवर्तन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जो हम कल कर लेंगे। और उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। और इस तरीके से लगभग 12 से 15 घंटों की क्लास और टोटल 20 लेक्चर में आप लोग इस 30 नंबर की यूनिट को तैयार कर पाएंगे। और अगर आप इसे बेहतर तरीके से तैयार करते हैं, इसके अलावा एक बड़ी पीडीएफ थी जो 100-120 पन्नों की थी, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वहां डिटेल से थोड़ा बताया गया है। तो आप 30 नंबर में से 24-25 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं, अगर केवल इन वीडियो लेक्चर को भी करके जाएंगे तब भी हो जाएगा। ठीक, हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।